हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 11 की डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो सोर्सेस ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर है, यानी कि आपका चैप्टर 6 या 7 है आई थिंक, उसके पहले चैप्टर 5 तक या 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें ट्रेड क्रेडिट से शुरुआत करनी थी। तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है, ठीक है, आपके शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, डिवेंचर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है वो है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड से तो आपका मतलब क्लियर ही होगा कि ट्रेडिंग करना, गुड्स का परचेज और सोल्ड करना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब आप जानते ही हैं कि क्रेडिट यानी कि उधार की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड क्रेडिट आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें परचेजर को एक क्रेडिट रहता है परचेजर का, कि उसको बिना पेमेंट के भी सामान मिल जाता है सेलर के थ्रू, ठीक है। वही इसमें भी लिखा हुआ है कि ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। बिना पेमेंट दिए ही उसको गुड्स या सर्विसेज मिल जाती है अपनी क्रेडिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको एक क्रेडिट उसने अपनी मार्केट में बना रखी है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। तो ट्रेड क्रेडिट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे आप सप्लाई कर सकते हैं आइटम्स को विदाउट इमीडिएट पेमेंट के, ठीक है। चलिए अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स में ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। तो ये बहुत आसान होता है क्योंकि क्रेडिट के ही तौर पे आपको सामान मिल जाता है, आपको पैसे तुरंत पेमेंट नहीं करने होते, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स होता है। ट्रेड क्रेडिट में बी रीडली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। तो सेलर के पास जो है एक क्रेडिट रहती है कस्टमर की, एक गुडविल बनी होती है, पहचान रहती है उसकी, कि उसी के बेस पे वो उसको बिना पेमेंट के भी सामान दे देता है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड क्रेडिट से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिना पेमेंट के भी हम सेल कर ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। तो हम ट्रेड क्रेडिट से केवल लिमिटेड फंड जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको कोई आपकी क्रेडिट पे कितना पैसा या कितना गुड्स या सर्विसेज बिना पेमेंट के दे देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं दे सकता कोई भी, कितनी भी अच्छी आपकी मार्केट में क्रेडिट हो, लेकिन आपको एक लिमिट में ही आदमी दे सकता है उधार कोई सामान, ठीक है। इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ राइजिंग मनी। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है क्योंकि आप इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, तो बंदा अपने हिसाब से आपसे चार्ज करता है बाद में जब उसको आप पेमेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी है और इधर फैक्टर है, ठीक है। तो कैश ट्रांसफर किया जा रहा है फैक्टर से कंपनी को और अकाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। देखते हैं हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस। ये एक फाइनेंशियल सर्विस होती है। अंडर द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड, इसमें बहुत से सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ डिस्काउंट आ जाता है, विथ और विदाउट रिकोर्स, एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेप्ट का जो है कलेक्शन करना हो जाता है इसी में। अंडर दिस द रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू द फैक्टर एट अ सर्टेन डिस्काउंट। तो कुछ डिस्काउंट दे करके जो है फैक्टर को सोल्ड किया जाता है गुड्स और सर्विसेज। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक रिकोर्स होता है और एक नॉन रिकोर्स होता है, ठीक है। अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। तो जो रिकोर्स फैक्टरिंग होती है उसमें क्लाइंट को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है बैड डेब्ट के अगेंस्ट। अगर बैड डेब्ट होता है तो उसको खुद ही झेलना पड़ता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द फैक्टर अज्यूम्स द एंटायर क्रेडिट रिस्क अंडर द नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। और अगर हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करें तो उसमें सारा रिस्क फैक्टर का होता है, ठीक है। वो सब कुछ बियर करता है जितना भी बैड डेब्ट या रिस्क होता है। चलिए मेरिट्स देख लेते हैं इसकी। ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो इससे जो है फंड ऑब्टेन करना जो है वो चीपर होता है, उतना कॉस्टली नहीं होता है जितना बैंक से क्रेडिट लेने पे होता है, ठीक है। Factoring as a source of fund is a flexible and ensures a definite pattern of cash inflows from credit sales.
तो ये एक सोर्स ऑफ फंड होता है जो कि एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड होता है, और ये जो है एक कैश इनफ्लोस करता है क्रेडिट सेल्स पे, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ये फर्म एसेट्स की फर्म पे कोई चार्ज नहीं क्रिएट करता, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होंगी। द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइड बाय द फैक्टर फर्म इज जनरली अवेलेबल एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। तो जब भी हम एडवांस फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फैक्टर फर्म के थ्रू, तो हायर इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल विल डीलिंग विथ इट। अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर बेसिकली एक थर्ड पार्टी होता है कस्टमर के लिए, जिससे वो कंफर्टेबल नहीं फील करती उससे डील करने में, ठीक है। दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव, तो एक तरफ तो कह रहा है कि ये चीपर होता है और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये एक्सपेंसिव होता है व्हेन द इनवॉइसेस आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। अच्छा, जब हमारा अमाउंट जो है फंड का वो स्मॉलर होता है या छोटा अमाउंट या बिल होता है, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंसिव सोर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अब लीज फाइनेंसिंग की बात करते हैं। लीज फाइनेंसिंग बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होता है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर ऑफ द एसेट्स who grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment and the other party who is the user of such assets, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट्स है कोई, और वो मैं किसी को एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करके दे रही हूँ, और उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के लिए उसको इस्तेमाल करता है और उसका पीरियोडिक पेमेंट करता है, तो वही क्या कहलाती है, लीज फाइनेंसिंग कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द ओनर ऑफ द पार्टी इज नोन एज लीजर, तो जो पार्टी का ओनर होता है उसको लीजर बोलते हैं। एंड द यूजर ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स को यूज करता है अंडर सच एग्रीमेंट के थ्रू, उसको हम लीजी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लीजर हो जाऊंगी और जिसको मैंने एसेट्स प्रोवाइड की है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो लीजी हो जाएगा, ठीक है। एंड द रेंटल पेड इज नोन एज लीजी रेंटल, लीज रेंटल, तो जो रेंटल पे किया जाता है, किराया पे किया जाता है एसेट्स को टेक ओवर करने का, उसे हम लीज रेंटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट एनेबल्स द लीजी टू एक्वायर द एसेट्स विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट ओनली, तो सबसे बड़ा मेरिट इसका क्या है कि कुछ कम पैसे दे करके आप लोअर इन्वेस्टमेंट में एक एसेट्स को ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड द फाइनेंस विदाउट डिल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये एक तरह का फाइनेंस प्रोवाइड करता है हमको, क्योंकि हम एसेट्स दूसरे की लेकर के उस पर काम कर रहे हैं और अपने लिए फाइनेंस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी ओनरशिप और कंट्रोल की जरूरत नहीं है बिजनेस में, ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस एसेट्स, और एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट की ही जरूरत होती है, बाकी ज्यादा चीजों की जरूरत हमें नहीं होती, ठीक है। चलिए कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। अ लीजी अरेंजमेंट में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एसेट्स, तो जो लीजी का अरेंजमेंट होता है वो कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी देता है एसेट्स को यूज करने का, कि भैया हम तुम्हें एसेट्स दे रहे हैं तो हमारे एग्रीमेंट में ये भी है कि आप मेरी एसेट्स को खराब नहीं करोगे, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे, तो ये सब चीजें हैं जो डीमेरिट्स हो जाती हैं, ठीक है। द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में बी अफेक्टेड इन केस द लीज इज नॉट रिन्यूड, तो अगर लीज जो है रिन्यूड नहीं की जाती, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए मैंने आपको एसेट्स दिया है अपनी कि आप उस पर अपना काम करिए, और 1 साल बाद आप उसको रिन्यू नहीं करते, तो आपकी एसेट्स तो मैं अपनी ले लूंगी और आपका जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि वो उसी एसेट्स पे डिपेंड था, ठीक है, उसी मशीन पे डिपेंड था, तो ये इसकी डीमेरिट हो गई। लास्ट है द लीजी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट इन स्पाइट ऑफ पेइंग हैवी लीज रेंटल, तो एक लीजी जितना भी चाहे किराया दे दे तब भी वो उसका ओनर नहीं कहलाएगा एसेट्स का, क्योंकि एसेट्स तो मेरी थी, तो वो उसका ओनर कैसे कहलाएगा, ठीक है, उसको तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दिया है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट टर्म है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स, द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा डिपॉजिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से ले रही है वही क्या कहलाता है, पब्लिक डिपॉजिट कहलाता है, ठीक है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, तो अगर हम बैंक से डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें रेट उतना ज्यादा नहीं मिलता जितना हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट से, जब हम पब्लिक से कोई डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, इसको आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। एंड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, और इसमें 25% से ज्यादा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एक्सीड नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलिए इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज सिंपलर देन शेयर एंड डिवेंचर, तो पब्लिक से डिपॉजिट लेने का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू शेयर और डिवेंचर, ठीक है।
नेक्स्ट लिमिटेशन देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर। तो पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं उसकी कॉस्ट जनरली लोअर होती है देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जब हम पब्लिक से कोई डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट लोअर होगी एज कंपेयर टू बोरो कर रहे हैं हम कहीं से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। तो जो नई कंपनियां होती हैं वो जनरली फंड्स नहीं रेज कर पाती पब्लिक डिपॉजिट से, क्योंकि अभी वो नई नई कंपनी है उनकी, उनको कोई पब्लिक डिपॉजिट क्यों देगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इट इज एन अनरिलायबल सोर्स। ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज द पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। क्योंकि हर समय पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जब कंपनी को मनी की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। ये एक मनी मार्केट सिक्योरिटी होती है। सबसे पहली बात कि कॉमर्शियल पेपर हमारी एक मनी मार्केट सिक्योरिटी होती है, इशूड इन द कॉमर्शियल पेपर मार्केट, और इसको कॉमर्शियल पेपर मार्केट में इशू किया जाता है बाय लार्ज कॉर्पोरेशन टू ऑब्टेन फंड्स। वो भी बड़ी कॉर्पोरेशंस के थ्रू फंड्स को ऑब्टेन करने के लिए, to meet short term debts obligation and is backed only by issuing bank or company promise to say to pay the face amount on the maturity date specified on the note। वो भी शॉर्ट टर्म डेप्ट को की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स आर यूजुअली इशूड एट अ हाई वैल्यू। तो नॉर्मली जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं उनको हाई वैल्यू पे इशू किया जाता है, और कॉमर्शियल पेपर्स हमारे मनी मार्केट सिक्योरिटीज होते हैं। ठीक है, इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, और इसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। ठीक है, ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है हमारे कॉमर्शियल पेपर को, एंड ट्रांसफरेबल, और इसको ट्रांसफरेबल किया जाता है प्राइमरी डीलर्स के थ्रू एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसफरेबल होता है, ये प्राइमरी डीलर्स के थ्रू ट्रांसफरेबल होता है या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ट्रांसफरेबल होता है ये। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। एज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इट हैज हाई लिक्विडिटी। क्योंकि इसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है इसलिए ये इसमें इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेस। ये ज्यादा फंड प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस, क्योंकि ये थोड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक है, ए कॉमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। ये हमें कॉन्टिन्यूअस यानी कि रेगुलर सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करता है। दिस इज बिकॉज देयर मैच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इशूइंग फर्म। क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो सूट करती है इशूइंग फर्म के रिक्वायरमेंट्स के साथ। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। द साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर इज लिमिटेड। तो जो मनी का साइज है जो हम कॉमर्शियल पेपर के थ्रू रेज करते हैं वो थोड़ा लिमिटेड होता है। एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल विद द सप्लायर्स ऑफ फंड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो जो लिक्विडिटी अवेलेबल है हमारी उससे लिमिटेड होता है ये थोड़ा सा फंड्स को सप्लाई करने के लिए पार्टिकुलर टाइम के लिए। ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू कॉमर्शियल पेपर्स। केवल फाइनेंशियली जो साउंड है और हाईली रेटेड फर्म्स है केवल वही कॉमर्शियल पेपर को रेज कर सकती है, क्योंकि ये एक ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक है, छोटी मोटी फर्म्स इसको रेज नहीं कर सकती, तो ये भी एक लिमिटेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। तो इस शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स हमारे क्या होते हैं, कैपिटल का जो कुछ पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो जो हम कैपिटल ऑब्टेन करते हैं या पाते हैं शेयर को इशू करके वही क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो जो कंपनी की कैपिटल है उसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसी हर यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ईच शेयर हैज इट्स ओन नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर की एक अलग नॉमिनल वैल्यू होती है। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। और ऐसा पर्सन जो शेयर को होल्ड करता है वही क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है। मीन्स जो कैपिटल होती है हमारी कंपनी की, जब हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो वो शेयर्स कहलाते हैं, और उन शेयर्स को जो होल्ड करता है वही शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, और हर एक शेयर की अपनी एक अलग नॉमिनल वैल्यू होती है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर नॉर्मली इशूड बाय अ कंपनी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो कंपनी नॉर्मली दो तरह के शेयर्स इशू करती है, ठीक है। एक आपका डेप्ट इक्विटी शेयर्स और एक आपका प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऐसी मनी जो कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू की गई है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, और ऐसी मनी जो रेज की गई है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो दो तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है, या तो वो इक्विटी शेयर्स होंगे या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ये भी कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स की बात करें हम, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू लोअर होती है और प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू हायर होती है। डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंड वेरी करता है। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। नो राइट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इनको कोई राइट नहीं होता डिविडेंड्स के एरियर का। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गेट एरियर्स, लेकिन जो इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के एक टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनको एरियर्स का राइट होता है। आगे देखते हैं, नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स में कोई प्रायोरिटी नहीं होती डिविडेंड की और ना ही कैपिटल रीपेमेंट करने की, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उनकी डिविडेंड की प्रायोरिटी होती है। हमारी कंपनी को भले लॉस ही क्यों ना हुआ लेकिन हमें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देना ही होता है, ठीक है। प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम। इक्विटी शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क लोअर होता है, क्योंकि डिविडेंड तो इनका फिक्स होता है तो रिस्क इसलिए होता ही नहीं है। वाइडर वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर्स में और इसमें लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है। आगे देख लेते हैं, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स में कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का, जबकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट का। ये हाईली स्पेकुलेटिव होता है, ये लेस स्पेकुलेटिव होता है। रेडी टू टेक रिस्क, ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है हमेशा और ज्यादा डिविडेंड लेता है, और ये रिस्क नहीं लेता है और इसका एक फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट टर्म आज के सेशन का देख लेते हैं, जो कि डिवेंचर्स, ठीक है। तो डिवेंचर्स हमारे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म डेप्थ लेने के लिए कैपिटल के यूज करते हैं, ठीक है। द डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो डिवेंचर जो इशू करती है कंपनी वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बोरो करती है, विच इट प्रोमिसेस टू रिपे एट अ फ्यूचर डेट, और वो प्रॉमिस करती है कि ये मनी वो फ्यूचर डेट में रिटर्न कर देगी, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर्स की बात करें तो डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए एज अ क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि डिवेंचर उनसे ले रही है कंपनी और उनको फ्यूचर में उसको पेमेंट करना होता है, इसलिए वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हमारे सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, बियरर डिवेंचर्स होते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है इनका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरिट्स क्या है डिवेंचर्स की। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेजर रिस्क। तो ये ऐसे लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाता है, ऐसे इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रेफर किया जाता है जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए और कम रिस्क चाहिए, ठीक है। एज डिवेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। तो डिवेंचर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता शेयर होल्डर्स की तरह। फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स डज नॉट डिल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि डिवेंचर्स कोई वोटिंग राइट्स नहीं कैरी करते, जस्ट लाइक शेयर्स। फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स डज नॉट डिल्यूट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन मैनेजमेंट। तो अगर हम डिवेंचर्स को फाइनेंस करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट में कोई शेयर मतलब कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स इज लेस कॉस्टली। अगर हम डिवेंचर्स के थ्रू फाइनेंस करते हैं तो वो लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल। अगर हम प्रेफरेंस या इक्विटी कैपिटल से लेते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स आर फिक्स चार्ज फंड्स, ये एक तरह के फिक्स चार्ज फंड्स होते हैं और डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
चलिए अब इसकी डिमेरिट्स देख लेते हैं। ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक कंपनी की अलग अलग बोरोइंग कैपेसिटी होती है। तो जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो जो कैपेसिटी होती है कंपनी की बोरो करने की फंड्स को, वो रिड्यूस हो जाती है। डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू वोट और शेयर इन प्रॉफिट्स। डिवेंचर्स होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता कि वो वोट दे सके या फिर प्रॉफिट का शेयर ले सके, ठीक है, क्योंकि वो एज अ ओनर नहीं होते शेयर होल्डर्स की तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।